देखिए, अभी तक हमने बॉर्डर्स के बारे में लास्ट सेशन में हमने बॉर्डर्स अपना कंप्लीट किया था। अब हम आप शुरू कर रहे हैं फ़ॉन्ट्स के बारे में बात करना। सीएसएस फ्रेमवर्क में आपके पास फ़ॉन्ट्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हालाँकि आप ये सारी चीज़ें पहले भी सीख चुके हैं, मतलब अलग-अलग तरीकों से, लेकिन फ्रेमवर्क पे आप कैसे फ़ॉन्ट्स को एडजस्ट करते हैं या उनको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे एचटीएमएल में हमने आपको बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, वो आपका कैलिबरी होता है और पॉइंट साइज़ आपको 15 पॉइंट साइज़ आपको देना चाहिए और नॉर्मल उसका जो है स्टाइल होता है। इसी तरीके से अगर हम सीएसएस की बात करें, तो सीएसएस में जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, वो 15 पिक्सेल्स ही होता है यहाँ भी, लेकिन यहाँ 15 पिक्सेल्स होता है, वहाँ पे 15 पॉइंट्स होता है। दूसरी चीज़, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम होता है, वो यहाँ पर होता है वर्दाना, VERDANA, वर्दाना फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट नेम फ़ॉन्ट का होता है। और जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.5 लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो ऐसे अगर आप कोई चीज़ अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करते हैं, माने आप फ़ॉन्ट का कोई डिफरेंट कोई फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं करते हैं, या आप कोई इसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट नेम देखेंगे, वो आपका वर्दाना होगा। और उसमें अगर आप देखते हैं लाइन स्पेसिंग, तो वो 1.5 होती है। हाँ, साइज़ के लिए वेरिएशन होता है। वैसे तो साइज़ आप अपनी वेरिएशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ फ़ॉन्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट के लिए आप कई तरीके के साइज़ दे सकते हैं। कई सारे साइज़ के वेरिएशन में जो सबसे छोटा साइज़ होता है फ़ॉन्ट का, वो होता है टाइनी। टाइनी साइज़ सबसे छोटा साइज़ होता है। उसके बाद उससे बड़ा होता है स्मॉल, उससे बड़ा होता है मीडियम, मीडियम से बड़ा लार्ज, फिर एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, और जो सबसे बड़ा साइज़ होता है दैट इज़ जंबो साइज़। तो ये साइज़ के वेरिएशन है इनकी अगर हम बात करें। और जो 15 पिक्सेल्स का साइज़ होता है वो मीडियम होता है। यानी अगर हम साइज़ को पिक्सेल्स में नहीं देख रहे हैं, इस साइज़ वेरिएशन में देख रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो मीडियम होता है। और फ़ॉन्ट का नाम आपका वर्दाना होता है और लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है। तो अगर फ़ॉन्ट्स को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इन साइज़ वेरिएशन के साथ, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हमने यहाँ पे वही अपना CSS की यूज़ की हुई है टैगिंग। उसके अलावा हमने एक DIV ब्लॉक बनाया है जिसमें हमने W3 कंटेनर क्लास यूज़ की हुई है, और यहाँ पर हमने क्लासेस नेम डिफाइन किए हुए हैं, और डिफरेंट लाइन्स हमने सिर्फ लिखी हैं, कोई और स्पेशल टैग नहीं यूज़ किया हुआ है। डिफरेंट लाइन्स में हमने नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन को लिखा है। और बस यहाँ पर हमने जो क्लास के, जो हमारे कंटेनर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स थे, यानी साइज वेरिएशन के लिए जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, वो हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। और इसके बेसिस पर हमारी ये फाइल यहाँ पर तैयार हुई है। तो हम देखते हैं इसको कि ये किस तरह से दिखाई देगी हमारी। फाइल एक्सप्लोरर विंडो हम खोल रहे हैं यहाँ पे, और अपनी फाइल्स में हम जा रहे हैं। फाइल का नाम है font1। ये देखिए, ब्राउजर विंडो में हमने अपनी फाइल को खोला यहाँ पे। तो देखिए, ये जो सबसे छोटा साइज है दैट इज टाइनी साइज, देन दिस वन इज अ स्मॉल, देन दिस वन इज मीडियम, देन लार्ज, एक्स लार्ज, डबल एक्स लार्ज, ट्रिपल एक्स लार्ज, एंड दिस इज आपका जंबो साइज। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीजें लिखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। जो साइज वेरिएशन आपको चाहिए वो मिलेगा आपको। वैसे बाय डिफॉल्ट जो है, ये जो साइज आप देख रहे हैं, ये डिफॉल्ट साइज होता है। जो मीडियम में होता है, ये डिफॉल्ट साइज होता है। जो 15 पिक्सल का साइज भी इतना ही होता है। तो इस तरीके से आप साइजेस जो है डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में, ये तो हो गई बात कि आप एक अपनी फाइल कैसे यूज कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट आपकी जो चीजें मिल रही हैं सिर्फ आप साइज का अपना अपना दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको कोई पेज आप ब्राउजर में खोल रहे हैं, और आप उसको जो ये फॉन्ट वेरिएबल्स मिल रहे हैं, साइज वेरिएबल्स आपको मिल रहे हैं 8, ये तो मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपने हिसाब से कुछ चीजें करना चाहते हैं, वेरिएशन आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे इन चीजों को यूज करेंगे? तो उसके लिए आपको जो फॉन्ट्स का ऑप्शन है, जो फॉन्ट्स के इसमें फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, उसको यूज करने के लिए आपको अपने जो डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, डिफॉल्ट सेक्शंस जो हैं, उनमें आपको वेरिएशन देना पड़ेगा। और ये वेरिएशन अगर आप देना चाहते हैं, तो आपको W3 CSS की जो फॉन्ट क्लास है, उसमें आपको फॉन्ट साइज और बाकी सारी चीजें जो है आपको अप्लाई करनी होगी। ये काम करने के 3 तरीके होते हैं। माने आप कस्टमाइज करना चाहते हैं फॉन्ट्स की सेटिंग अलोंग विद W3 CSS फॉन्ट्स, W3 CSS फॉन्ट्स के साथ में आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, या अपनी चीजों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये काम करने के आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है दैट यू कैन ओवरराइड फॉन्ट साइजेस इन हेडर सेक्शन। यानी आपकी कोई जो फाइल है उसके हेडर सेक्शन में, जो हेड सेक्शन होता है, इसके अंदर आप अपनी फाइल को ओवरराइड कर लें। ओवरराइड करने का मतलब ये है कि आपने जो भी काम करना है वो आप अपने हेड सेक्शन में कर दे रहे हैं। उसमें आप स्टाइल टैग का यूज कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इनलाइन CSS आप यूज कर रहे हैं।
इनलाइन सीएसएस का मतलब ये होता है कि जो भी स्टाइलिंग आप करना चाहते हैं वो आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर हेड सेक्शन में ही कर लेते हैं, और उसके अलावा आप जो है कुछ नहीं, मतलब बाकी आपको अलग से कहीं किसी फाइल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनलाइन अपना डेटा यूज कर सकते हैं। तो ओवरराइड करना है अगर, तो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई हुई है। देखिए यहाँ हमने कुछ नया नहीं यूज किया हुआ, ये हमारा सिंपल है, ठीक। सीएसएस के लिए जो हम यहाँ पे मेटा और लिंक टैग लेके आते हैं वही है। फिर बॉडी टैग के अंदर सिर्फ हमने हेडिंग्स लगाई हुई है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये हमने 6 के 6 लेवल्स अपने हेडिंग के लिए यूज किए हुए हैं। बाकी यहाँ पर हमने स्टाइल टैग का यूज किया है, आप लोग पहले से भी ये चीज जानते हैं कि कैसे किया जाता है। और यहाँ पर हमने H1, H2, H3, H4, H5 और H6 सबके लिए वेरिएशन दिया हुआ है। ये बात अलग है कि यहाँ पर ये पहला जो हमने H1 के लिए दिया है उसमें सारी चीजें यूज की हुई है। जैसे हमने यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी यूज किया हुआ है जो कि पिक्सल्स में है। अब डिफॉल्ट साइज तो कितना है, या 15 है, या आप नहीं रखना चाहते 15 साइज, हो सकता है आप छोटा रखना चाहते हैं, या हो सकता है आप कंटेंट का साइज बड़ा रखना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो आप क्या साइज रखना चाहते हैं वो साइज आपने यहाँ डाल दिया कि सपोज हम 30 पिक्सल्स का, तो H1 ये जो टैग है हमारा बॉडी टैग के अंदर जहां जहां यूज होगा उसके ऊपर ये हमारा कंटेंट जो ये सेटिंग्स है वो अप्लाई होंगी। फिर हमें पता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट तो हमारा जो है दैट इज वर्धाना, लेकिन हम चाहते हैं कि कंटेंट मोनोटाइप कर्सिवा में दिखे और जहां जहां H1 टैग का यूज हुआ है वहां पर दिखे, तो हमने उसके लिए फॉन्ट फैमिली भी अप्लाई कर दी, रेड कलर भी अप्लाई कर दिया। बाकी के लिए हमने सिर्फ साइज दिया है, 12 पिक्सल्स है, 14 है, 16 पिक्सल्स, इस तरह से साइज दिया। हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी दे सकते थे, फॉन्ट कलर भी दे सकते थे। बस इतना हम यहाँ पे और कर रहे हैं एक बार कि हमने लास्ट में यहाँ पे H1 टैग का फिर से यूज किया और यही कंटेंट हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसी को हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। माने H1 टैग जो है ये हमारे बॉडी टैग के अंदर 2 बार यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कि जहां जहां पर ये यूज होगा ये स्टाइलिंग उसके लिए अप्लाई होगी। बाकी H2, H3, H4, H5, 6 के लिए भी हमने स्टाइलिंग की हुई है। तो पहला तरीका जिसमें हम बता रहे हैं कि फॉन्ट साइजेस को हम ओवरराइड करते हैं, RIDE, ओवरराइडिंग कर रहे हैं हम, और ये जो है हेड सेक्शन में हम ओवरराइडिंग करते हैं। इसको देखने के लिए हम अपने ब्राउजर विंडो को, फाइल ब्राउजर विंडो में जाएंगे पहले, और ये फाइल यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे। तो देखिए H1 टैग ये भी यूज हुआ था, ये भी यूज हुआ था, तो ये H1 टैग के लिए है। फिर ये H2 है, H3 है, H4 है, H5 और H6 है। और ये जो साइज हमने दिए हैं ये हमारे उस फॉन्ट फैमिली के हिसाब से ही दिए हुए, जो हमने स्टाइलिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर साइज को दिया हुआ है, तो वही साइजेस हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होते हुए देख रहे हैं। ये होता है पहला तरीका। दूसरे तरीके में क्या होता है कि हम अपनी एक खुद की CSS फाइल बनाएं और CSS फाइल को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करें। यानी आप किस तरीके का काम कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल CSS का काम कर रहे हैं। एक्सटर्नल CSS का मतलब भी था, हमने आपको बताया था कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट जो कि माइट बी अ कलेक्शन ऑफ 30, 40 और 50 पेजेस और मोर देन इवन 50 पेजेस, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेजेस में कॉमन सेटिंग्स हम करना चाहते हैं। तो हम हर पेज में जाके उसके हेड सेक्शन में सेटिंग करें या इंडिविजुअली ये काम करें, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके लिए हम CSS में जाकर के एक CSS फाइल ही बना लेते हैं, डिफरेंट फाइल क्रिएट करते हैं CSS की, जिसमें हम पूरी स्टाइलिंग डिसाइड करते हैं और उस फाइल का कनेक्शन या रेफरेंस हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में डाल देते हैं। उसका हमको क्या एडवांटेज मिलता है कि जब जब हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं तो सिर्फ वो लिंक डालने से सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं। इंडिविजुअली ना तो आपको हर वेब पेज में जाके काम करना पड़ेगा, ना ही आपको इंडिविजुअल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक CSS फाइल बनानी है, जो कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है। आपको पता ही है एक CSS फाइल बनानी है तो आपको कोई और टैग की जरूरत नहीं है, सीधे जिन जिन चीजों की स्टाइलिंग करना चाहते थे वो हमने कर लिया। जैसे यहाँ H1 के लिए हमने उसका अपना एक फॉन्ट साइज डाल दिया, फिर फॉन्ट डाल दिया, कलर डाल दिया, ऐसे सबके डिफरेंट फॉन्ट्स डाल दिए, साइज सबका ऑलमोस्ट सेम है, सभी का 20 पिक्सल्स किया हुआ है हमने। फिर भी अगर हम चाहें तो यहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इसको 30 पिक्सल्स दे दिया, और बल्कि इसको हम 20 ही रखते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 40 पिक्सल्स, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स, इसको कर देते हैं 60 पिक्सल्स, और यहाँ पर कर देते हैं 70 पिक्सल, और सबको डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट कलर दिया हुआ है। अब ये CSS फाइल हमने बनाई इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये फाइल उसी लोकेशन पर उसी फोल्डर में सेव होगी जिस फोल्डर में हम अपना HTML डॉक्यूमेंट सेव कर रहे होंगे। और HTML डॉक्यूमेंट हमने ये बनाया हुआ है, कुछ काम नहीं किया हमने, सिर्फ हमने यहाँ पे भी कुछ लिख दिया है, H1, H2 पूरे टैग्स यूज किए हुए हैं और डेटा लिखा है। बस हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने अपनी फाइल का कनेक्शन यहाँ पे डाल दिया।
आपको पहले भी बताया जा चुका है कि लिंक REL यानी रिलेशनशिप किस टाइप की फाइल है, स्टाइल शीट है। टेक्स्ट पे अगर आप काम करना चाहते हो तो लिख देते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन चीज है HREF, आप ये लिखेंगे और यहाँ पर उसी फाइल का नाम हम लेके आ रहे हैं जो फाइल हमने बनाई है। सेम फोल्डर में सेव करने से फायदा ये मिला कि आपको पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ढूंढना पड़ेगा फाइल को, बस आप सिर्फ नाम लिखेंगे एंड आपको जो है प्रोसेसर आपकी फाइल को इजीली सर्च कर देगा। अब सारी की सारी सेटिंग हम font3.css फाइल में कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ हमने वो फाइल यूज करी है और कनेक्शन किया है, सेव करेंगे और यहाँ पर हम आकर के अब अपने फाइल ब्राउजर विंडो में आएंगे और यहाँ पे ये हमारी फाइल पड़ी है, इस पे हम ओपन करेंगे और ये देखिए डिफरेंट फॉन्ट सबके हैं, डिफरेंट कलर सबके हैं, डिफरेंट साइज सबके हैं, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट अगर हम चीजें अप्लाई करना चाहते हैं और मान लीजिए हम चाहते थे कि ऐसे ही हमारे 5-6 पेजेस बने हुए और हर 5-6 पेजेस में हमने H1 H2 या कई सारे हेडिंग टैग्स का यूज किया है, जरूरी नहीं कि हम सबका यूज करें, लेकिन 3-4 हेडिंग टैग्स का यूज किया है, तो हम चाहते हैं जितने भी पेजेस में H1 है उसका एक स्पेसिफिक फॉन्ट हो, कलर हो, साइज हो, H2 टैग अगर यूज किया तो उसका भी सबका कॉमन फॉन्ट, कलर, साइज हो। तो यही काम करने के लिए CSS फाइल हमने यहाँ बनाई और इसका एडवांटेज हमें ये मिला कि अपनी फाइल का लिंक यहाँ डालने से ये फाइल, अब जितने भी वेब पेजेस आप बनाएंगे उसमें अगर आप लिंक डाल देंगे तो इस तरह से फाइल आप यूज कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक अपनी CSS फाइल क्रिएट करते हैं और उस पर काम करते हैं। तीसरा तरीका हमारा क्या होता है, डाउनलोड एंड चेंज द कंटेंट। हम फाइल को डाउनलोड करें w3.css फाइल को और कंटेंट चेंज करें। हालांकि इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें w3.css फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उस फाइल में चेंज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और उसमें कुछ अपना डेटा लिख देते हैं और डेटा को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हम अपना फॉन्ट साइज चेंज करें, फॉन्ट्स की सेटिंग चेंज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है तो यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ नहीं, वही हमने w3.css फाइल डाउनलोड की, आपको पता ही है इसके बारे में अच्छे से, और यहाँ पर हमने कंटेनर क्लास ली और ये डेटा हमने लिख दिया। अब इसको हम अगर यूज करते हैं, ये हमारी font4 फाइल है, तो देखिए जो डिफॉल्ट फॉन्ट्स हैं वही आपके अप्लाई हो जाएंगे, इसमें हमारी तरफ से कोई चेंज नहीं हुआ, ये केवल हमारे डिफॉल्ट ये है ना, तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट था, डिफॉल्ट साइज था, जो डिफॉल्ट कलर था, वही हमारा फाइल पर अप्लाई होगा। तो सिंपल, अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर आपके साथ डिफॉल्ट सेटिंग्स ही होंगी। हाँ, ये अलग बात है कि फिर आप इसमें अपनी चीजों को, अपने चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। ये देखिए हमने एक फाइल क्रिएट की हुई है, यहाँ सबसे पहले मेटा टैग यूज किया है, लिंक टैग यूज किया है और इसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले बॉडी टैग की बात करते हैं और बॉडी टैग में हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी, H1 टैग का यूज किया, कुछ हमने 1-2 लाइनों का डेटा लिखा, H2 टैग का यूज किया और सिंपल ये पूरा का पूरा कंटेंट जो था वो हमारा यहाँ पर हमने div ब्लॉक के अंदर डाल रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टाइल टैग के अंदर, ये हमारा पूरा स्टाइल टैग है और इसके अंदर हमने क्या किया है कि जितने भी, जैसे हमने कहा कि H1 हो, H2 हो, H3, जितने भी हेडिंग टैग्स हैं उनका एक कलर होना चाहिए, एक साइज होना चाहिए या उनका एक पर्टिकुलर फॉन्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, HTML.H1, H2, H3 सबको कॉमा सेपरेटर से यूज किया और उनकी फॉन्ट फैमिली डाल दी, एक फॉन्ट का नाम डाल दिया, एक फॉन्ट का साइज डाल दिया और फॉन्ट का कलर डाल दिया। माने ये हमने अपनी तरफ से ओवरराइट कर दी चीजें। ये तो हमने किसके लिए किया कि जहां जहां पर ये हेडिंग टैग्स यूज हो उसके लिए किया हमने। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, हम साथ में ये भी चाहते हैं कि अगर किसी ने नॉर्मल डेटा लिखा हुआ है, यानी सिंपल, कुछ चीजें हेडिंग्स में होती हैं लेकिन कुछ चीजें नॉर्मल भी होती हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी होती हैं, तो अगर बॉडी में हेडिंग्स के अलावा कुछ और कंटेंट है तो उसका क्या फॉन्ट हो, क्या कलर हो और क्या साइज हो, वो हमने यहाँ पे देखिए बॉडी टैग का यूज किया और उसकी स्टाइलिंग अलग से कर दी। तो इसका मतलब ये है कि जहां भी हमारे नीचे HTML का जो कंटेंट होगा उसमें H1, H2, H3, H4, H5, H6 के लिए तो ये सारे सेटिंग्स अप्लाई होंगे और रिमेनिंग डेटा के लिए ये सारे सेटिंग्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। और अब हम इसे सेव करते हैं, फाइल का नाम ब्राउजर विंडो में जाकर के देखते हैं और इसको अब हम ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये हेडिंग 1 था तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है और ये हेडिंग 2 था तो हमने हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के लिए दिया था और बाकी का जो हमारा डेटा है उसका अपना एक फॉन्ट है और उसका अपना एक साइज है। तो देखिए इस तरीके से हम कंटेंट को यूज करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को अप्लाई करके देख सकते हैं
और जो भी आप मतलब अपना काम करना चाहें, इंडिविजुअल भी आप सेट कर सकते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में भी आप सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल डेटा जो है वो आपका इस फॉन्ट में आया, रेड कलर में आया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल डेटा है, ये आपका इसमें आया। और जो आपके हेडिंग टैग्स थे, वो हेडिंग टैग्स जो है आपके ल्यूसिडा हैंड राइटिंग में आए। और यहाँ पर जो है उसके लिए हमने यहाँ पे इसको भी हम ये कर देते हैं, तो ज़्यादा ठीक है। तो ये हमारे हेडिंग्स के लिए हो गए, और ये हमारा नॉर्मल डेटा हो गया जिसके के लिए हमने सेटिंग्स की हुई है। तो पी टैग के लिए हमने अलग फॉन्ट डाल दिया, कलर दे दिया, साइज दे दिया, और जो नॉर्मल आपकी हेडिंग्स थे उनके लिए आपने अलग से साइज दे दिया। तो एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसे भी ओवरराइट कर सकते हैं, फाइल्स को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्ट्स की। जो मतलब एक तो आपके होते हैं कि आप फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं, ये फॉन्ट के नाम हमें कहाँ से मिले, ये सब जो नाम हम देख रहे हैं ये सब नाम हमें कहाँ से मिले। तब हम लोग फॉन्ट लिस्ट में जाकर के देखते हैं, ये मोनोटाइप, ये लूसिडा, ये एजेंसी, ये सारे फॉन्ट नेम्स हमें फॉन्ट के ड्रॉप डाउन बटन के अंदर मिलते हैं। लेकिन ये वो फॉन्ट है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दे रहा है। लेकिन अगर हम कुछ बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लिखना चाहते हैं, बहुत ही स्टाइलिश फॉन्ट में काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, तो एक्चुअली उसके लिए फिर हमें फॉन्ट्स जो है एक्सटर्नल फॉन्ट्स यूज करने होंगे। और एक्सटर्नल फॉन्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, वो हमें गूगल फॉन्ट से मिल सकते हैं, क्योंकि गूगल पे बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो ना केवल बहुत ही स्टाइलिश है, आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से दिखा भी सकते हैं। तो गूगल फॉन्ट यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्सटर्नल फॉन्ट यूज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। पर आपको गूगल फॉन्ट पहली बात तो पता होना चाहिए कि गूगल फॉन्ट लाइब्रेरी कहाँ मिलेगी, वो फॉन्ट के नाम क्या होंगे, और वो फॉन्ट कैसा दिखाई देगा। तो पहले यहाँ पे फाइल दिखाने से पहले हम गूगल के विंडो में जाते हैं, और यहाँ से हम w3.css गूगल फॉन्ट्स लाइब्रेरी ऐसे में लिख दिया, और यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ हमें मिलेगा w3.css fonts w3 schools। यहाँ पर आप जाएंगे गूगल फॉन्ट्स, ये देखिए यहाँ पर आपको CSS गूगल फॉन्ट्स मिल रहा है। आपको गूगल फॉन्ट्स क्यों ही यूज करना है, w3.css फॉन्ट यूज करने नहीं, गूगल फॉन्ट्स यूज करने हैं। तो गूगल फॉन्ट्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे CSS फॉन्ट्स खुल गए। ये देखिए गूगल फॉन्ट्स के लिंक पे क्लिक किया, अब यहाँ पर ये आपको मिल रहे हैं फॉन्ट्स, और टोटल 991 गूगल फॉन्ट्स आपके लिए अवेलेबल है। अब ये फॉन्ट्स किस नाम से अवेलेबल है, ये यदि हम देखना चाहते हैं तो यहीं पर अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें फॉन्ट्स मिल रहे हैं। ये देखिए जी, ये सब नाम है यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, एक दो नहीं है, पूरे 900 हैं, मतलब मोर देन 991 फॉन्ट्स है पूरे के पूरे। आप अगर उन्हें देखेंगे तो इस तरह से वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्क्रॉल करेंगे सारे फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं, देखिए आगे और भी हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलती है, और जो फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट का नाम क्या है वो यहाँ दिख रहा है, वो फॉन्ट देखने में कैसा लगेगा वो यहाँ दिख रहा है। और अगर आप कोई फॉन्ट ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करने के लिए आपके पास यहाँ पे ट्राई इट का ऑप्शन भी है। लेकिन एक्चुअली क्या है, आपको नाम तो मिल गया। जैसे हम बहुत ही डिफरेंट से फॉन्ट की बात कर लेते हैं, जैसे ये अगुआफिना फॉन्ट है, अगुआफिना स्क्रिप्ट फॉन्ट है, और मान लीजिए हम कुछ ऐसे ही लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको उस फाइल की, जो उस फॉन्ट की फाइल आपके पास होनी चाहिए, जो फॉन्ट लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं उस फॉन्ट की फाइल आपके पास होनी चाहिए। और ये फॉन्ट की फाइल कहाँ से मिलेगी, अगर हम यहीं पर ट्राई इट ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे हमें इस फॉन्ट का चाहिए तो यहीं से ट्राई इट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा हमारे सामने, और यहाँ पर देखिए ये लिंक मिलेगा हमें उस फाइल का। ठीक है, तो ये लिंक हमें यहाँ से कॉपी करना है और अपने पेज में हमें उसे पेस्ट करना है, पर ये हमें ध्यान रखना है। और जब हम एक बार ये पेस्ट कर लेंगे तो फिर इस फॉन्ट को हम यूज कर सकते हैं, फिर फॉन्ट फैमिली में जैसे यूज किया जाता था वैसे यूज किया जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि हमें भी एग्वाफिना फॉन्ट हमने लिया था, तो देखिए ये हमने फॉन्ट फैमिली उसकी पूरी फाइल यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करी है। अब यहाँ पर हमने दो चीजों के लिए सेटिंग की है, जैसे हमने यहाँ पे H1 के लिए एक सेटिंग की है कि फॉन्ट फैमिली कौन सी चाहिए, एक्लॉनिका।
ये एक्लॉनिका भी हमारा जो है एक फॉन्ट है जो कि गूगल फॉन्ट है, हालांकि ये भी हमने इसके लिए कोई फाइल नहीं ली हुई है। और H2 के लिए भी हमने एक फाइल ली हुई है फॉन्ट फैमिली, क्योंकि हमने फॉन्ट फैमिली में अग्वाफिना स्क्रिप्ट यूज किया है, इसीलिए हमने वो फॉन्ट फाइल यहाँ से ली और उसके लिए भी एक कलर दे दिया है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको ये एक्लॉनिका फॉन्ट चाहिए था, तो एक्लॉनिका फॉन्ट के लिए भी अभी हम फाइल लेके आएंगे, फिलहाल हम आपको इतना ही दिखा रहे हैं। बॉडी टैग में हमने H1 टैग का भी यूज किया हुआ है, H2 टैग का भी यूज किया और नॉर्मल P टैग का भी यूज किया हुआ है। ये फाइल ब्राउजर विंडो में जाकर के पहले हम खोल करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, इसका अपना एक फॉन्ट है, उसका अपना एक कलर है, और ऊपर भी एक्लॉनिका फॉन्ट का देखिए कलर तो आ गया है, लेकिन अगर आप देखें तो शायद फॉन्ट एग्जैक्टली वही नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम फॉन्ट कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमने दिया हुआ है एक्लॉनिका। तो हम यहाँ से आएंगे अपने गूगल फॉन्ट्स की लाइब्रेरी में, और यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि वो वाला फॉन्ट हमारा कहाँ है, एक्लॉनिका। ये देखिए एक्लॉनिका फॉन्ट है, इसकी ट्राई इट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी फाइल जो है यहाँ से हम ऐसे ले लेंगे। वैसे तो आप उसे फॉन्ट का सिर्फ आपको ये फैमिली में आके नाम लिखना होता है, लेकिन फिर भी कोई गलती ना हो इसलिए हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने पेज में जाकर के यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। अब ये एक्लॉनिका फॉन्ट हो गया, सेव कर दिया है। अब हम अपने ब्राउजर विंडो में जाएंगे, फाइल में आएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए तो टील ग्रीन हमने इसका कलर दिया हुआ है। अब आप फॉन्ट देखिए, इस तरह से फॉन्ट आ रहा है, सिंपल फॉन्ट। पी टैग के लिए हमने कोई यहाँ पे फॉन्ट नहीं दिया है, तो ये हो गया। और डिजिटल कंप्यूटर्स आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छे से लिख के दिखा रहा है। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या आप देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स का एक ऑप्शन ऐसा है जो आपके डेटा को बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है। तो वेबसाइट्स में बहुत ही कुछ खूबसूरत तरीके से कोई कोट लिखना है या कुछ ऐसा आपको कोई चीज देनी है, तो उसको आप जो है यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स का यूज करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस जो भी फॉन्ट की लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, वो फॉन्ट की फाइल आपके पास उसमें होनी चाहिए, तभी आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये गूगल फॉन्ट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, ये पूरी लाइब्रेरी है, इतने सारे फॉन्ट्स हैं, इतने सारे स्टाइल हैं। बस जो फॉन्ट यूज करना है, जो भी आपको लगे, बस उस पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपने फॉन्ट का नाम ले लिया, यहाँ से आपको ये देखना है, ट्राई इट पे आए, यहाँ से आपने इसका लिंक कॉपी किया, कॉपी, फाइल में आए, यहाँ पर इसी में हम यूज करना चाहते हैं, इसी में हमने इसको ये ले लिया। फॉन्ट का नाम क्या है, एनी यूज योर टेलीस्कोप, आ गए। अभी हम चाहते हैं पी टैग के लिए भी इसकी फॉर्मेटिंग करना, तो यहाँ पे आ गए फॉन्ट फैमिली इज इक्वल टू एनी यूज योर टेलीस्कोप। ये हमारा फॉन्ट का नाम आ गया। फिर हमें फॉन्ट साइज देना है, सपोज 30 पिक्सल्स दे दिया हमने यहाँ पे, और हम कलर देना चाहते थे, और ये पी टैग को यहीं पर क्लोज किया, सेव किया, यहाँ आए और हमने इसको ये क्लोज कर दे रहे हैं, हम ये क्लोज कर दे रहे हैं हम, और अपने पेज पे आया, रिफ्रेश। ये देखिए ये पी फॉन्ट जो पी टैग जो था उसका कलर ब्लू दे दिया, तो कोई और कलर दे देते हैं, एंड हियर यू गो। तो पी टैग के लिए अलग हमने फॉन्ट अप्लाई कर दिया, H2 के लिए अलग अप्लाई किया है, H1 के लिए अलग अप्लाई किया, और तीनों का कलर भी हमने डिफरेंट रखा है। So this is how Google Fonts work, and you can apply any of your given font। और लाइब्रेरी में पूरे 991 फॉन्ट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी फॉन्ट्स की। फॉन्ट के बाद में अगला हमारा जो है वो टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो टेक्स्ट में भी यही चीजें हैं। टेक्स्ट क्या है भाई, टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो, टेक्स्ट अपने डेटा को, वह आपका जो कीबोर्ड से फीड कर रहे हैं, वही हमारा टेक्स्ट है। तो इसमें टेक्स्ट में कोई खास चीजें नहीं है, आप वही अलाइनमेंट है या उसकी साइज की अगर हम बात करें तो साइज भी, साइज इन द सेंस की कैरेक्टर स्पेसिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो आपको वही 3 क्लासेस मिलती हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए, लेफ्ट राइट सेंटर। तो अलाइनमेंट अगर आपको टेक्स्ट का देना है तो कैसे देंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, और सिंपल हमारे वही दोनों मेटा और लिंक, कोई नया चीज नहीं। यहाँ पर हमने W3 कंटेनर क्लास क्योंकि DIV ब्लॉक का यूज किया हुआ है, और यहाँ पर हम अब ये हमने DIV टैग के अंदर ही क्लास यूज किया W3 कंटेनर,
पहले हमने यूज की हुई है W3 कंटेनर, W3 बॉर्डर और W3 लार्ज, यानी कि जो भी फॉन्ट आएगा हमारा उस पर बॉर्डर होगा और वो साइज जो है उसका लार्ज होगा। फिर दूसरी क्लास हमने यहाँ पे आए लेफ्ट अलाइन करने के लिए, यानी कुछ लिखना है जिसको कि हम लेफ्ट अलाइनमेंट दे रहे हैं, और ये div ब्लॉक हमने यहीं पर क्लोज कर दिया। फिर अगला है राइट अलाइन देने के लिए, तो देखिए राइट अलाइन क्लास यूज की हुई है, कुछ डेटा लिख दिया और उस div ब्लॉक को भी यहीं पे बंद कर दिया। और फाइनली सबसे बाहर आकर के हमने ये जो हमारी ये div ब्लॉक था इसको यहाँ क्लोज किया, और प्लस सबसे बाहर हमारा एक्सटर्नल जो div ब्लॉक था वो हमने इस तरह से क्लोज कर दिया। तो बॉर्डर बनेगा एक पैनल जैसा आपको दिखेगा, उसमें बॉर्डर होगा और कंटेंट का साइज बड़ा होगा और लेफ्ट और राइट दोनों अलाइंड आपको दिखाई देंगे। यहाँ सेव कर रहे हैं, फॉन्ट की फाइल पे जाते हैं अपनी ब्राउजर फाइल ब्राउजर विंडो में, फाइल का नाम है text1, यहाँ से टी वाली फाइल पे आ रही है, ये देखिए text1 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम ब्राउजर विंडो में ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये क्योंकि W3 कंटेनर क्लास यूज की हुई है और उसका बॉर्डर दिया हुआ है तो ये बॉर्डर आ गया। अब इसी को अगर आपको बॉर्डर कलर देना है तो कहाँ जाएंगे, यहीं पर आप दे दीजिए बस, W3 बॉर्डर कलर यहाँ पे आए, देखिए तो कलर भी स्पेसिफाई कर देंगे तो कलर भी बॉर्डर का आ जाएगा। लेफ्ट और राइट अलाइन क्लास यूज करके आप ये काम कर सकते हैं, तो लेफ्ट राइट अलाइन क्लास आपके पास है, इस तरह से आप काम करके देख सकते हैं। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आप यूज करते हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या है, और भी बहुत सी चीजें आप दे सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली क्या है कि डेटा को आप कम गैप में और ज्यादा गैप में लिख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो जो कैरेक्टर स्पेसिंग होती है वो नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, यानी दो कैरेक्टर के बीच में जो गैप होता है। अगर आप एक वर्ड लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमने जैसे हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो में एच और ई के बीच में जो गैप है वो एक नॉर्मल कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, लेकिन इस कैरेक्टर स्पेसिंग को भी आप अपडेट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को एक्सपैंडेड मोड में भी लिख सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट को कंडेंस मोड में भी लिखते हैं। आप एक्सपैंड करते हैं तो इसके लिए आप वाइड क्लास का यूज करेंगे, अगर आप कंडेंस करना है यानी कि कंप्रेस फॉर्म में लिखना है तो आपको उसके लिए स्लिम क्लास का यूज करना होता है। वाइड क्लास जो है वो आपके कंटेंट को थोड़ा ब्रॉड करके लिख देता है, बीच के कैरेक्टर्स का गैप इंक्रीज कर देता है, और स्लिम क्लास जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये आपके कंटेंट को थोड़ा सा कैरेक्टर स्पेसिंग को कम कर देता है और कैरेक्टर्स को और क्लोज करता है। ये कैसे करेंगे, एक तो हमने यहाँ पे आपको सेंटर अलाइनमेंट दिखाया, तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट की हुई है, ये हमने ये इमेज इंसर्ट की है, और स्टाइल में हमने उसके डाल दिया कि विड्थ इतनी है, मैक्सिमम विड्थ इतनी है, इतना पिक्सल तक दिखाइए, और सबसे ऊपर हमने div ब्लॉक जिसमें इमेज को डाल रहे हैं उसी में हमने W3 सेंटर यूज कर लिया, जैसे लेफ्ट और राइट यूज किया ऐसे ही W3 सेंटर क्लास का आप यूज कर सकते हैं। तो मेन तो ये पहले पिक्चर है जो हम देखेंगे कि पिक्चर किस तरह से यूज हो रही है। इसके लिए हम अपने फाइल ब्राउजर विंडो में जाएंगे, ये देखिए, तो ये पिक्चर है हमारी जो सेंटर में आई है, इस पिक्चर को हम सेंटर में रखना चाहते थे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, यहीं पर हमने क्या किया, एक और div ब्लॉक बनाया, इसमें हमने क्या किया है, वर्ड लिखा है हेलो, दो डिफरेंट लाइंस में लिखा है, जिसमें पहले हमने W3 वाइड क्लास यूज की है। तो ये वाइड क्लास है, जो आपके टेक्स्ट जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादा गैप के साथ लिखेगा, जबकि उसी के नीचे स्लिम क्लास यूज की है तो वो कम गैप के साथ लिखेगा। इस चीज को यहीं पे चेक करते हैं, यहाँ आते हैं, और ये देखिए हमारा जो है, ये देखिए ये एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो और एक ये वर्ड लिखा हुआ है हेलो, दोनों साथ साथ लिखे हैं, और सेम वर्ड इसीलिए लिखा है क्योंकि देखिए अब ये वाइड क्लास को यूज करते हुए और ये स्लिम क्लास को यूज करते हुए, तो वाइड और स्लिम का ये यूज है। बाकी आप कुछ भी लिखेंगे, अगर दो सिमिलर वर्ड्स देखेंगे तो आपको इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि गैप जो है वो ज्यादा है और गैप कम है।
वाइड और सेम क्लास के बाद में टेक्स्ट को आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट आप ओपेक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ओपेक का मतलब ये है कि वो आपका ट्रांसपेरेंट है, आप ओपेसिटी के साथ भी दिखा सकते हैं और एक अपना नॉर्मल टेक्स्ट भी आप दिखा सकते हैं। ओपेसिटी के साथ अगर आपको देखना है तो यहाँ पर हमने एक और डेटा लिखा हुआ है, हमने W3 पैनल उसको दिया हुआ है, उसका एक कलर दिया हुआ है, मगर यहाँ पर जब क्लास यूज़ की हमने टेक्स्ट को लिखने के पहले, तो वहाँ पर हमने ओपेसिटी क्लास का यूज़ किया। W3 ओपेसिटी क्लास जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपके कंटेंट को एक डिफरेंट इफेक्ट के साथ दिखाता है। और H1 टैग का हमने यूज़ किया जिसके अंदर हमने नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है। सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में जाएंगे और यहाँ देखिए ये हमारा पैनल था जिस पैनल में हमने अपना डेटा लिखा है। अब ये पैनल देखिए जो हमने ये नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, ये आपका थोड़ा सा मतलब ओपेक दिख रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ओपेसिटी क्लास हमने यूज किया। मैं एक बार को आपके लिए यहाँ पे ओपेसिटी क्लास को हम रिमूव कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और हमने सेव किया और यहाँ आए और अब हमने इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए अब आप देखिए नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन जो एकदम ब्राइट कलर में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसे ओपेसिटी में दिखाते हैं थोड़ा सा डिम हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी मर्जी है। हम इसे यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, सेव कर रहे हैं और अब फिर से आप देखिएगा हम रिफ्रेश करेंगे इसको। ये देखिए रिफ्रेश करते ही डिम हो गया। तो डिम इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली जो बैकग्राउंड का कलर है वो इसके ऊपर आ गया, ये एकदम ओपेक एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं। जबकि अगर आप टेक्स्ट को शैडो के साथ दिखाना चाहें तो आप शैडो में भी दिखा सकते हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। शैडो में दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शैडो के लिए थोड़ी सी ज्यादा कोडिंग है, जैसे पैनल तो यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको H1 टैग के अंदर स्टाइल यूज करना होगा। अगर आपको टेक्स्ट को शैडो देना है तो स्टाइल यूज करेंगे, टेक्स्ट शैडो देंगे। चारों तरफ की शैडो हम डिफाइन कर रहे हैं, 2 पिक्सल्स की शैडो दे दी हमने नीचे की तरफ, और ऊपर कोई शैडो नहीं चाहिए तो उसके लिए 0 दे दिया। और किस कलर की शैडो देनी है वो एक कलर हमने यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे डाल दिया और ये हमने इस तरह से यूज किया। तो हम यहाँ पर देखेंगे और ये जो देखिए नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा इसमें जो है शैडो है, ये यहाँ पर शैडो दिख रही है। तो वो इसीलिए आपको दिखाई दे रही है क्योंकि हमने उसमें शैडो का इफेक्ट यूज किया हुआ है और बाकायदा मतलब चीजें जो है प्रॉपर आपकी दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीजें थी जो खास तौर से टेक्स्ट से और फॉन्ट से रिलेटेड है। CSS फ्रेमवर्क में टेक्स्ट और फॉन्ट ये सारी चीजें हमारी खत्म हो गई हैं। अब अगला जो हमारा सेशन होगा कल जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रहेगा तो CSS फ्रेमवर्क का ही, लेकिन अब हम यूज करेंगे इसमें टेबल्स। तो ये फॉन्ट तक का सारा काम हमारा CSS फ्रेमवर्क में यूज हो चुका है। फ्रेमवर्क को यूज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पिछली चीजों को नहीं यूज कर सकते, या अगर आपने कहा पिछली चीजें यूज की तो वाई टू गो फॉर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क हैज डिफरेंट यूनिक फीचर्स, इट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। और विदाउट फ्रेमवर्क जो CSS में आप टैगिंग और स्टाइलिंग यूज करते हैं उसके अपने यूनिक फीचर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे, क्योंकि वेबसाइट जब बनाई जाती है तो कंटेंट्स तो होती हैं, लेकिन वो कंटेंट्स कैसे दिखेंगे, कहाँ होंगे, किस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी, इसी चीज़ पे सारा जो मामला टिका रहता है। तो इसीलिए इसी वजह से ही बहुत सारी वेबसाइट बहुत पॉपुलर होती हैं और बड़ा इजी टू यूज़ होती है, बड़ी कंफर्टेबल होता है यूज़र भी उनमें काम करने में। तो वो इसीलिए है, तो इसलिए वो पॉपुलर भी रहती है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती है कि आप एक बार उन्हें विजिट करते हैं, शायद दोबारा आप उन्हें विजिट भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हैं क्योंकि वेबसाइट में आप किस तरह का काम कर रहे हो। तो फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट हमारा ये यहाँ तक फॉन्ट और टेक्स्ट की सेटिंग हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट अपना कर्ली ब्रेसेस का काम सॉरी जो है हमारा टेबल्स का हम काम करना शुरू करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।